हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। क्लास 11th की जो फिजिक्स है उसका जो एग्जामिनेशन है इट इज ऑफ 100 मार्क्स। अब ये जो 100 मार्क्स हैं दे आर बाइफरकेटेड इनटू 2 पार्ट्स। जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ऑफ थ्योरी। तो जो आपका एग्जामिनेशन रहता है थ्योरी का इट इज ऑफ 70 मार्क्स एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड देन 30 मार्क्स जो रहेंगे दैट विल बी योर प्रैक्टिकल बेस्ड एग्जामिनेशन। तो हम लोग इस क्लास में थ्योरेटिकल डिस्कशन आज से शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको सिलेबस के बारे में ओवरव्यू दे दूं। क्लास 11th की जो फिजिक्स है इसके टोटल 10 यूनिट्स हैं और उन 10 यूनिट्स को आगे सब कैटेगराइज करके 15 चैप्टर्स जो हैं वो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो आज हम लोग सबसे पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। अब ये जो फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट वाला यूनिट है इसमें 2 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर इज फिजिकल वर्ड एंड सेकेंड चैप्टर इज मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ड उसकी डिस्कशन शुरू करेंगे। फिजिकल वर्ड हमारे सराउंडिंग में, हमारे आसपास की दुनिया, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग करते हैं। सबसे पहली चीज जो इसमें हम लोगों ने समझनी है वो एक क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का आंसर आज हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज साइंस। साइंस से हम लोग क्या समझते हैं। हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास बहुत सारी फिनोमेनाज हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे इस समय आप लोग मुझे देख रहे हैं तो ये देखना एक इवेंट है, या मैं बोल रहा हूं और आप लोग सुन रहे हैं तो मेरी बोली हुई आवाज आप तक ट्रेवल कर रही है, तो ये भी एक फिनोमेना है। अगर आप लोग अपने रूम से बाहर निकल के जाएंगे तो आप लोगों को हवा चलती हुई महसूस होगी, तो ये भी एक तरह का घटनाक्रम है। तो जितने भी हमारे सराउंडिंग्स में फिनोमेनास हो रहे हैं उन फिनोमेनास को अच्छे से समझना और उस घटनाक्रम को एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके उसकी एक्सप्लेनेशन देना, दैट इज समथिंग विच वी कॉल इट एज साइंस। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या जितने भी घटनाक्रम हो रहे हैं क्या वो साइंस का पार्ट है? तो आंसर है इट डिपेंड्स। अगर किसी भी इवेंट के जो हैपनिंग्स हैं उनको हम लोग एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज करके लोगों को समझा सकें, जस्टिफाई करवा सकें, तो उसको हम लोग साइंस बोल सकते हैं। बट अगर किसी इवेंट की एक्सप्लेनेशन देने में हमें दिक्कत महसूस हो, हम लोग उसकी लॉजिकल रीजनिंग ना कर पाए, एक्सप्लेनेशन ना दे पाए, तो शायद कहीं ना कहीं उसको साइंस कहना ठीक नहीं है। अब साइंस जो है उसको समझने के लिए हम लोगों को एक और प्रोसेस को समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक प्रोसेस। साइंस क्या है? साइंस इज अकम्पनीड बाय फिनोमेनास, एंड फिनोमेनास दे आर बीन गवर्न्ड by laws of nature. Now, what do we mean by scientific method? Scientific method से हम लोग क्या समझते हैं? वो प्रोसेस या वो मेथड जो हम लोगों को नेचर के लॉज को डेवलप करने में मदद करता है और जिसके स्टेप्स जो एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं उनको समझ के हम लोग एक फिनोमेना पे अपना विश्वास पैदा कर सकते हैं
उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक प्रोसेस या साइंटिफिक मेथड। एक साइंटिफिक प्रोसेस जो होता है उसके कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपको उन स्टेप्स के बारे में ब्रीफ करने की कोशिश करता हूं और स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपसे करूंगा, राइट। तो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं साइंटिफिक प्रोसेस में, सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस बड़ा सिंपल है। सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं वो किसी भी फिनोमेना को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे मैंने पानी को देखा, पानी का मैंने ऑब्जर्व करा कैरेक्टर कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। पहाड़ है, पहाड़ों से पानी दरिया में, नदियां में जाएगा। एक ग्लास लिया मैंने, उसमें पानी है, उसको अगर मैं ऐसे टिल्ट करूंगा तो वो पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन करी कि जो पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा। क्या हमेशा पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा? तो आंसर ऐसा नहीं है। हम लोगों ने एक ट्री देखा, एक पेड़ देखा, और उस पेड़ के ऊपर एक टहनी है और उस टहनी पे एक पत्ती लगी हुई है और वो पत्ती ग्रीन है। तो बात समझ आई कि उस पत्ती ने अपना जो भोजन बनाया होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसमें क्या क्या चाहिए? उसमें सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और पानी चाहिए। अब वहां तक पानी कैसे पहुंचा? तो आंसर है थ्रू द रूट्स ऑफ द ट्री। रूट्स ऑफ द ट्री से पानी नीचे से ऊपर गया। तो पानी नीचे से ऊपर भी जाता है, ऊपर से नीचे भी जाता है। इस चीज की हम लोगों ने सिर्फ ऑब्जर्वेशन की, ठीक है। तो पहला स्टेप आपका किसी भी साइंटिफिक प्रोसेस का क्या होगा? ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्टेप क्या है? कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। फिर जो फिनोमेना को हम लोग किसी भी घटनाक्रम को ऑब्जर्व करते हैं उसको हम लोग लैब में जाके परफॉर्म करके देखते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट्स इन ए कंट्रोल्ड मैनर। जैसे अभी मैंने आपको पानी की एग्जांपल दी, तो मैंने एक ग्लास में पानी लिया और उस ग्लास को ऐसा टिल्ट करा तो पानी जो है वो नीचे की तरफ गया। तो मुझे पता लग गया कि भैया पानी ऊपर से नीचे की तरफ ही जाता है। फिर मैंने एक बहुत ही पतली फाइन बोर की ट्यूब ली जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिलरी। उस कैपिलरी को मैंने ग्लास के टम्बलर में जिसमें पानी भरा हुआ है उसमें डिप कर दिया और मैं क्या देखता हूं कि उसमें पानी नीचे से ऊपर की तरफ गया, राइट। तो पहला काम हम लोगों ने चीजों को ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्व करते हैं। और दूसरा काम हम लोग लेबोरेटरी में जाके उसको करके देखते हैं, खुद अपने हाथ से परफॉर्म करके देखते हैं, राइट। अब थर्ड स्टेप जो एक साइंटिफिक प्रोसेस का है, हम लोग रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग का मतलब है हम लोग तर्क देते हैं, जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं चीजों को। अब रीजनिंग जो है वो दो तरीके से करी जाती है। एक होती है क्वालिटेटिव रीजनिंग, क्वालिटी, हम लोग किसी भी घटनाक्रम के बेसिक एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी होती है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब है कि कितनी मात्रा में वो चीज जो है वो हो रही होगी, राइट। जैसे मैंने आपको बोला कि पानी ऊपर से नीचे आया। अब ऊपर से नीचे क्यों आया होगा? तो इसके लिए हम लोगों ने सोचा कि अर्थ जो है वो किसी भी चीज पे अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाती है। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसा रखा अबव द सरफेस ऑफ अर्थ तो ये हमेशा नीचे की तरफ गया। क्यों? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएटेड बाय अर्थ। So obviously the reason is कि if water is coming from top towards bottom, definitely because of gravitational force of earth। तो ये जो रीजनिंग है जहां पे हम लोग इस चीज को बता रहे हैं
कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, दैट इज व्हाट वी कॉल क्वालिटेटिव रीजनिंग, राइट। अब कितनी फोर्स की वजह से आएगा? लेट अस अज्यूम मैंने बोला कि 1 किलोग्राम पानी है, अगर मैं उसको अर्थ के सरफेस से 2 मीटर की हाइट पे रखूं तो वो 50 न्यूटन की फोर्स से नीचे आता है। तो यहाँ पे अब मैंने चीजों को कैलकुलेट करना शुरू कर दिया। तो ये वाली जो रीजनिंग है दैट इज व्हाट वी कॉल क्वांटिटेटिव रीजनिंग। एक छोटी सी और एग्जांपल देके आप इसको समझाने की मैं आपको कोशिश करता हूं। हम लोगों ने एक फिनोमेना ऑब्जर्व करा कि अगर हम लोग पानी को एक सोर्स ऑफ हीट के ऊपर रखेंगे तो वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है और वो लिक्विड से वेपर स्टेज में शिफ्ट कर जाता है, राइट। तो ये हमारा एक ऑब्जर्वेशन था। फिर हम लोगों ने लेबोरेटरी में गए और उसको करके भी देखा तो पता लगा कि हाँ ये भैया काम होता है, ठीक है। फिर हम लोगों ने रीजनिंग करनी शुरू करी कि ऐसा क्यों होता होगा। तो उसका रीजन आउट ये करा कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हैं, और जब हम लोग उसको नीचे से एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल्स एनर्जी गेन करके एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, इतना एक्साइट हो जाएंगे कि वो एक दूसरे का साथ छोड़ के काफी दूर तक चले जाते हैं, एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं। तो ये हम लोगों ने रीजनिंग करी। दिस रीजनिंग इज क्वालिटेटिव रीजनिंग कि भैया अगर पानी को आप लोग हीट एनर्जी दोगे तो अपनी स्टेट बदल लेता है, राइट। अब मैंने किसी इंसान को बोला या किसी स्टूडेंट को बोला कि बेटा अगर आप लोग पानी को हीट दोगे तो अपनी स्टेट चेंज कर लेगा। उसने बोला ठीक है। मैंने बोला लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो तुम्हें समझ आएगी। तो उसने क्या करा, वो लैब में गया, उसने एक्सपेरिमेंट करा, एक्सपेरिमेंट करता रहा और आधे घंटे के बाद मेरे को फोन करके बोलता है सर आप गलत पढ़ाते हो। मैंने बोला क्या हुआ भैया? आपने बोला था कि अगर पानी को हम लोग एक सोर्स ऑफ हीट पे रखेंगे तो उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगी, वो लिक्विड से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बट मुझे आधा घंटा हो गया और यहाँ पे तो पानी अपनी स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा। तो फिर मैंने अगला जो क्वेश्चन उससे पूछा कि बेटा आप लोगों ने कितना पानी लिया है? तो उसने मेरे को बताया कि सर मैंने एक बहुत बड़ा टब लिया है जिसमें कम से कम 100 किलो पानी आता है और उसको एक छोटे से बर्नर के ऊपर रखा और ये तो अपनी स्टेट चेंज ही नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स कि हम लोगों ने जो क्वांटिफिकेशन करनी थी वो सही नहीं करी। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट देते हैं तो heat given is calculated by this formula, Q equal ms delta T या ms dt। तो Q means heat, M means mass, S उसकी specific heat होती है। भी 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी उसको हम लोग उसकी स्पेसिफिक हीट बोलेंगे, और डेल्टा टी या डी टी मतलब कितना टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा। तो मुझे पहले ये क्वांटिफाई करना था कि कितनी हीट देने पे कितने मास की स्टेट चेंज होगी। तो दैट इज समथिंग व्हिच वी कॉल इट एज क्वांटिटेटिव रीजनिंग। अब थर्ड स्टेप की एक्सटेंशन जो है वो है फोर्थ स्टेप, दैट इज मैथमेटिकल मॉडलिंग। जब हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग करते हैं तो उसके बाद ये बहुत जरूरी है कि हम एक फॉर्मूला बनाएं, उस फॉर्मूला में जो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं उनके इंटर रिलेशन से ये बता पाए कि कैसे काम होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि पानी ऊपर से नीचे आया तो उस पे नीचे आने के समय कितनी फोर्स लगेगी, उस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक मैथमेटिकल फॉर्मूला जो है वो बनाना पड़ेगा, राइट। ओके, अब फिफ्थ स्टेप जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन का मतलब है हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं, अंदाजा लगाते हैं किसी भी इवेंट के होने का। अब थोड़ा सा इस चीज को समझने के लिए मुझे एक एग्जाम्पल आपके सामने कोट करनी पड़ेगी। मैं अभी बोल रहा हूं
तो साउंड प्रोपेगेट कर रही है। जो साउंड के प्रोपेगेशन का प्रोसेस है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो न्यूटन ने प्रोपेगेशन ऑफ साउंड को आइसोथर्मल प्रोसेस अज्यूम करते हुए स्पीड ऑफ साउंड जब कैलकुलेट करी तो उनके अनुसार साउंड की स्पीड एयर में जो आनी चाहिए या जो निकल के आई वो निकल के आई 280 मीटर पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थ्योरी, न्यूटन्स रीजनिंग। बट जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो जो एक्चुअल में साउंड की स्पीड निकल के आई, इट केम आउट टू बी 332 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो न्यूटन ने वैल्यू कैलकुलेट करी और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे सामने आई, उन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और ये जो अंतर था, ये जो एरर थी, करीब करीब 16% की थी। दैट मीन्स कहीं ना कहीं न्यूटन की जो रीजनिंग है उसमें गलती हुई होगी, उसमें गलती थी। तो अब हम लोगों ने एक साउंड के प्रोपेगेशन के फिनोमेना को जब वर्ड को एक्सप्लेन करना शुरू करा तो ऑब्जर्व करा, एक्सपेरिमेंट करा, रीजनिंग करी, मैथमेटिकल मॉडलिंग करी, प्रेडिक्शन करी। हमारी प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से मिसमैच हो गई। तो दैट मीन्स कि हमारा जो रीजन था वो फॉल्स हो गया, वो गलत हो गया। तो अगर इस तरह से होगा तो हम लोगों को उस साइंटिफिक प्रोसेस को या उस प्रोसेस को साइंटिफिक बोलने के लिए फिर से शुरू करना पड़ेगा। फिर से ऑब्जर्वेशन करते हैं, फिर से लैब में जाके एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, फिर से रीजनिंग करते हैं, देखते हैं कि कहाँ कमी है। अब जो न्यूटन ने रीजन करा था कि प्रोपगेशन ऑफ साउंड आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहां पे गलती पकड़ी गई। न्यूटन के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था लाप्लास। लाप्लास ने न्यूटन को बताया कि जो प्रोपगेशन ऑफ साउंड है वो आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है, वो एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो सिर्फ उनके इतना बताने से, इस रीजन को बताने से जो क्वांटिटेटिव रीजनिंग है उसमें भी मॉडिफिकेशन हुई और मैथमेटिकल मॉडलिंग भी चेंज हुई। तो वो फॉर्मूलाज चेंज होने से लाप्लास ने साइंटिफिकली जो वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाई साउंड की, वो निकल के आई 331 मीटर पर सेकेंड, विच वाज इन एग्रीमेंट विद द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ 332 मीटर पर सेकेंड इन एयर। तो अब यहां पे ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है वो वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स कि अगर किसी फिनोमेना को हम लोगों ने ये बोलना है कि वो साइंस है, किसी इवेंट को ये बोलना है कि वो साइंस है, तो उसको, उस इवेंट को इन 6 स्टेप्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा। अगर तो वो इवेंट इन 6 स्टेप्स को जस्टिफाई कर गया, देन इट इज साइंस, अदरवाइज इट इज नॉट साइंस। हम लोग पहले चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद लेबोरेटरी में जाके कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसकी रीजनिंग करते हैं। रीजनिंग मैंने आपको बताया 2 तरीके से करी जाएगी, क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव। उसके बाद मैथमेटिकल मॉडलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। आज की डेट में ये प्रेडिक्ट हो चुका है कि कोई भी एटम जो है उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फर्दर क्वार्क्स नाम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स से बने होते हैं। बट ये वाली थ्योरी अभी तक
हम लोग बुक्स में उतना ज्यादा प्रीडोमिनेटली नहीं देखते, या जो हमारा साइंटिफिक वर्ड है इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इन क्वार्क्स की जो चार्जेस की या जो भी मास वगैरह की मैथमेटिकल मॉडलिंग है वो अभी तक जस्टिफाई नहीं हो सकी। तो इसीलिए इन क्वार्क्स की एग्जिस्टेंस को हम लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, राइट। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग के बाद हमारी प्रेडिक्शन आता है। अगर तो हमारी प्रेडिक्शन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से मैच कर जाएगी तो देन हम लोग बोलेंगे कि हमारा प्रोसेस साइंटिफिक है, वेरीफाई हो गया। और अगर वैल्यू मैच नहीं करती तो हमारा प्रोसेस साइंटिफिक नहीं है। फिर से हम लोगों को दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेप्स पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहाँ मिस्टेक है, उसको फिर से रीलुक करके दोबारा से एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, राइट।